अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे हिफ्ज़ो मान के साथ होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ आपकी दुआ से। तो एज़ पर प्रॉमिस मैं अपनी कल की वीडियो का सेकंड पार्ट लेकर आई हूँ, क्योंकि कल की वीडियो में बहुत से सवाल थे जिनके जवाब अभी भी बाकी हैं। मतलब मेरे फ्यूचर को लेकर भी कुछ क्वेश्चंस थे कि आप दूसरी शादी क्यों नहीं कर रही हैं। मुझे बहुत ज़्यादा मशवरे भी दिए जाते हैं। तो कल की वीडियो के सीक्वेंस को स्टार्ट करते हैं। एक और तल्ख हकीकत है मेरी ज़िंदगी की जो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, और इंशाल्लाह ये लास्ट पार्ट है। इसके बाद मैं मज़ीद इस टॉपिक पे बात नहीं करूंगी। और आप लोगों का शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगी कि आप लोगों ने इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स किए, मुझे इतनी हिम्मत दी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी हुई हूँ, लेकिन जब इस तरह से कोई और तसल्ली देता है ना तो इंसान को और स्ट्रॉन्ग फील होता है। अब मेरी एक सिस्टर ने कल मुझे कमेंट किया हुआ था कि आपकी हिम्मत है कि इस तरह इमोशनलेस होकर आपने अपनी पूरी स्टोरी बयान कर दी। तो उनसे मैं यही कहना चाहूँगी कि इमोशंस मेरे अभी भी हैं, लेकिन माजी को लेकर मैं कब तक रोती रहूँगी, क्योंकि इस रोने में मैंने सिर्फ अपना ही नुकसान किया है। जाने वाले तो चले गए, लेकिन अब मैं सारी ज़िंदगी बैठकर खुद को रोग लगाती रहूँ तो भाई मुझे कौन देखेगा फिर। और ख़ुद को बीमार करके ख़ुद को अजियत देकर मैं अपने साथ अपने घर वालों को भी अजियत दूंगी। यहाँ पे रोने वालों के साथ एक दिन कोई रोलेगा, 2 दिन रोलेगा, उसके बाद सब अपनी अपनी ज़िंदगी में महव हो जाएंगे। तो मैं किसी की तकलीफ़ की वजह नहीं बनना चाहती हूँ। मुझे जो तकलीफ़ मिली वो अल्लाह ताला की तरफ से है, और बेशक अल्लाह ताला बेहतरीन फ़ैसले फरमाते हैं। वक्ती तौर पर तो हमें दुख भी होता है, हम रोते भी हैं, अल्लाह ताला से बहुत से गिले शिकवे भी करते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ अल्लाह ताला बहुत अच्छी तरह समझा देते हैं कि जो हुआ वो बहुत अच्छा हुआ, और इंशाल्लाह जो आगे होगा वो बेहतरीन होगा। और मेरा अल्लाह ताला पर कामिल यकीन है। अब आप लोगों के ज़हन में ये सवाल भी ज़रूर होगा कि आखिर मैं अपनी लाइफ स्टोरी आप लोगों के साथ क्यों शेयर कर रही हूँ। तो अपनी स्टोरी दोबारा से कंटिन्यू करने से पहले मैं एक और स्टोरी है जो आप लोगों को सुनाना चाहूँगी कि एक आदमी था जो सफ़र कर रहा था प्लेन के थ्रू, और रास्ते में प्लेन किसी गैर आबाद जजीरे में गिर गया, तबाह हो गया। जितने भी लोग थे उनमें उनकी डेथ हो गई। उन तमाम लोगों में सिर्फ एक इंसान जिंदा बचा। अब उस तक भी कोई हेल्प नहीं पहुंच रही थी। वो बड़ा परेशान था, बड़ा रोया अल्लाह ताला के आगे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। जब उसने देखा कि किसी तरफ से भी मदद नहीं आ रही तो उसने एक घास फूस की झोपड़ी बना ली कि चलें ज़िंदगी तो गुजारनी है, जंगली जानवरों से भी तो बचाना है ना खुद को। और फिर जो जंगल के फल थे, जो जंगल में चीज़ें लगी थी, वो उतार कर वो खा रहा था, और इसी तरह ज़िंदगी के दिन वो गुजार रहा था। एक दिन मौसम बड़ा शदीद ख़राब था और आसमानी बिजली गिरी। तो जिस झोपड़ी में वो रहता था, यानी कि उस वक्त वो खुद खाना लेने के लिए गया हुआ था, कुछ फल वगैरह तोड़ने के लिए गया हुआ था, और पीछे झोंपड़ी पर आसमानी बिजली गिरी, उसको आग लग गई। अब जब वो वापस आया और झोंपड़ी को जलते हुए देखा तब बड़ा रोया, अल्लाह ताला से गिले करने लग गया कि भाई अल्लाह ताला आपको मुश्किलात के लिए सिर्फ मैं ही नजर आता हूँ। बस अल्लाह ताला से गिले शिकवे करते करते उसकी आंख लग गई। जब सुबह वो उठा तो उसको अपने सर पर एक हेलीकॉप्टर मंडलाता हुआ नजर आया। वो बड़ा हैरान हुआ कि ये हेलीकॉप्टर आखिर मुझ तक कैसे पहुंच गया। वो जब हेलीकॉप्टर पे बैठा तो उसने हेलीकॉप्टर के पायलट से पूछा कि आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ, मुझे हेल्प की ज़रूरत है। तो पायलट ने कहा कि आपने आग जलाकर जो धुएं के ज़रिए हमें सिग्नल दिया, हमें उससे पता चला कि आपको हमारी हेल्प की ज़रूरत है। तो कभी कभी अल्लाह ताला आपसे आपका सब कुछ छीन करना आपको बहुत कुछ नवाजते हैं। इसी तरह अल्लाह ताला ने अगर मुझसे छीना है तो डेफिनेटली अल्लाह ताला मुझे इससे बढ़कर बहुत बहुत कुछ नवाजेंगे। लेकिन ज़िंदगी का इम्तिहान है, तवील से तवील तर होता जा रहा है, और सरवाइव करने के लिए इंसान को हाथ पांव मारने पड़ते हैं। अब डिवोर्स के बाद मैं डिप्रेशन में चली गई थी। अब ये सवाल भी मुझसे पूछा गया कि आपका सामान कहाँ गया, जो आपने बताया था कि आपके जहेज का सामान आपको आपकी मदर ने बना कर दिया था। तो वो सामान जब मैं वापस आई थी तो चूंकि हमारा घर छोटा था, इतनी ज़्यादा उसमें जगह नहीं थी, तो इस वक्त जो आप लोग मेरे रूम में बेड देखते हैं ये भी मेरा उसी वक्त का है, और मेरा सोफ़ा सेट और मेरी वॉशिंग मशीन, ये वो चीज़ें जो नहीं सेल की गई। इसके अलावा मेरा जितना भी सामान था ना वो सेल कर दिया, क्योंकि हमारे घर में जगह नहीं थी, घर छोटा था बहुत ज़्यादा। और फिर मैं चूंकि उस वक्त बीमार थी और मेरा कोई ऐसा सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं था, तो उस वक्त वो तमाम चीज़ें बेचकर मेरा इलाज भी कंटिन्यू किया गया। फिर जिस डॉक्टर से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था उन्होंने ही कहा कि आप शादी से पहले जो काम करती थी, जॉब वगैरह करती थी, आप अपनी वही जॉब दोबारा से कंटिन्यू कर लें। तो शादी से पहले मैं जिस अकेडमी में पढ़ाया करती थी मैं वहाँ नहीं गई वापस, क्योंकि वहाँ सबको पता था मेरी शादी हो चुकी हुई है। फिर मैं उन्हें क्या बताती जाकर कि मैं वापस क्यों ज्वाइन कर रही हूँ।
اس لیے دوسری اکیڈمی میں جوائن کر لیا, وہاں پڑھانے لگ پڑی. پھر کووڈ آ گیا اور کووڈ میں میری جاب پھر سے چلی گئی, کیونکہ اس وقت جو پرانے ٹیچرز تھے انہیں آن لائن پر رکھ لیا گیا کہ چلیں آپ آن لائن پڑھا لیجیے گا. جو نیو ٹیچرز تھے ان کو فارغ کر دیا گیا. تب پھر میری بہن نے مجھے مشورہ دیا کہ تم یوٹیوب چینل بنا لو, اس پر کوکنگ وغیرہ کیا کرو, بلاگز وغیرہ پوسٹ کیا کرو, اس طرح یہ کہ تمہارا دھیان بٹا رہے گا اور تم ٹینشن نہیں لوگی. تب میں نے فرسٹ ٹائم یوٹیوب پر اپنا چینل بنایا اور اس پہ میں نے ولاگنگ سٹارٹ کر دی. ڈیلی میں اس کے اوپر ریسیپیز شوٹ کر کے پوسٹ کیا کرتی تھی. صبح میں بچوں کو پڑھایا کرتی تھی ٹیوشن, اور پھر جو فیسز ان کی مجھے ملا کرتی تھی نا, ان میں ساری ریسیپیز بنا بنا کے پوسٹ کر دیا کرتی تھی. لیکن چینل چل ہی نہیں رہا تھا. پورا 1 ایئر میں نے اس پر کام کیا, واچ ٹائم ہی نہیں پورا ہو رہا تھا, لوگ ولاگ ہی نہیں دیکھنا چاہتے تھے. خیر جی, اپنے بارے میں اتنا زیادہ میں تب بھی کچھ نہیں بتاتی تھی, تو لوگوں کے ذہن میں تب بھی بہت سوالات ہوا کرتے تھے کہ بھئی یہ کیا ایک مسٹری بن کر جو ہے نا وہ چینل چلا رہی ہے. خیر جی, اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ 2021 میں پھر میری طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگ پڑی. جو میرے دماغ کو ٹھکانے لگانے کے لیے کیا جاتا تھا, اس میں یہ ہوا کہ بہت زیادہ میڈیسنز لینے کی وجہ سے نا میری کڈنیز میں پین رہنا سٹارٹ ہو گئی. حالانکہ میرے بچپن سے ہی کڈنیز میں ریت تھی, لیکن کبھی اس کا سٹون نہیں بنا تھا. لیکن 2021 کے سٹارٹ میں آ کر مجھے پتا چلا کہ میری کڈنی میں سٹونز ہو گئے ہیں, اور اس کی وجہ سے کافی زیادہ ہیلتھ جو ہے نا وہ گڑبڑ جا رہی تھی. خیر میرا ٹریٹمنٹ سٹارٹ ہو گیا, اور 2021 اگست میں میرے فادر کی ڈیتھ بھی ہو گئی. مطلب کہ لائف ایک دم پھر سے چینج ہو گئی. زندگی کا ایک اور بہت بڑا حادثہ تھا جو زندگی میں آیا. میرے ابو کی خواہش تھی کہ میری شادی ہو جاتی, لیکن ان کی زندگی میں ایسا نہیں ہو سکا. چینل بھی چلا رہی تھی, ساتھ ساتھ ہی دوبارہ پھر سے میں نے اکیڈمی جوائن کر لی تھی, کیونکہ چینل سے کچھ نہیں آ رہا تھا. خیر ابو کی ڈیتھ کے بعد میں ری ایکشن میں آ گئی, اور بڑی اچانک آئی. اس کے بعد یہاں پر پہچان بن گئی, تو ولاگنگ پھر کوئی نہیں دیکھتا تھا. اور ویوز ابھی بھی آپ کے سامنے ہیں. جب بھی ولاگ پوسٹ کرتی ہوں نا, فوراً یہی کویشچن آنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں, شادی کر لو, شادی کیوں نہیں کر رہی, آپ کی شادی ہو چکی ہوئی ہے, بچے کتنے ہیں آپ کے نا, شادی اگر ہوئی نہیں ہے تو کیوں نہیں ہو رہی ہے, بہن کے ساتھ کیوں رہ رہی ہو. یہ بات خیر میں نے پہلے بھی ایکسپلین کی تھی کہ میں سسٹر کے ساتھ کیوں رہ رہی تھی. اب جہاں پہ ہم لوگ پہلے رہ رہے تھے نا, وہ ایک محلہ تھا, ایسا محلہ کہ جس میں اگر گٹر بند ہو جاتے تھے نا, 4 دن گلی میں پانی کھڑا رہتا تھا. تنگ سی گلی تھی, اور گلی کے کارنر پر نا پورے محلے والے اپنا کوڑا پھینک دیتے تھے. مطلب کچرے والے کو انہوں نے پیسے نہیں دینے ہوتے تھے, گلی کی کارنر کو انہوں نے کچرا کنڈی بنایا ہوا تھا. وہاں کا لائف سٹائل نا بہت زیادہ عجیب تھا. اب امی نے میرے لیے وہاں پہ رشتے والی لگوائی تھی. پہلے تو میں مانتی نہیں تھی, بالکل میں اس بات کے اگینسٹ تھی کہ میں نے شادی کرنی ہی نہیں ہے. لیکن امی چونکہ میری وجہ سے بیمار رہنے لگ پڑی تھی, وہ ڈائبٹک ہیں, تو ان کی نا شوگر بہت زیادہ ہائی رہا کرتی تھی, اور اکثر وہ میرے آگے رویا کرتی تھی کہ بیٹا تمہارا باپ تو تمہارے غم میں چلا گیا ہے, اب تم کیا چاہتی ہو کہ میں بھی تمہارے غم میں اسی طرح چلی جاؤں. بس اس بات کے بعد میں نے خاموشی اختیار کر لی, اور اپنی مدر سے کہہ دیا کہ جیسے آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں کر لیں. اور یہاں سے پھر میرا ایک برا وقت سٹارٹ ہو گیا. امی نے رشتے والی سے بات کی کہ میری بیٹی ہے, ڈائیورسڈ ہے, اس کے لیے رشتہ دیکھنا ہے. کچھ رشتے انہوں نے دکھائے بھی, لیکن سمجھ میں نہیں ہمیں آ رہے تھے. پھر میری امی نے رشتے والی سے بات کی کہ آپ یہ کس طرح کے رشتے دکھا رہی ہیں. تو انہوں نے تاریخی الفاظ بولے میری امی کو کہ آپ جس طرح کے محلے میں رہتی ہیں نا, یہاں پر وہ لوگ آتے ہیں کہ جن کے بیٹے بگڑے ہوئے ہوتے ہیں, بد دماغ ہوتے ہیں. اس طرح کے محلے میں پڑھے لکھے لوگ اپنے بیٹوں کا رشتہ کرنے کے لیے نہیں آتے ہیں. تو اگر آپ لوگوں نے اپنی بیٹی کا اچھی جگہ رشتہ کروانا ہے نا, تو پلیز پہلے آپ لوگ اپنی جگہ کو چینج کریں, کیونکہ گلی میں انٹری ہوتے ہی سب سے پہلے تو کوڑا جو ہے نا وہ خوش آمدید کرتا ہے. اس کے بعد ہر دوسرے تیسرے دن جب بھی میں یہاں پر آتی ہوں تو گلی میں پانی اتنا کھڑا ہوتا ہے, اتنی اسمیل ہوتی ہے. تو بہتر یہ کہ آپ لوگ اپنی جگہ کو سب سے پہلے چینج کریں. بس پھر میری امی کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ ہم لوگوں نے گھر چینج کرنا ہے, تاکہ میری بیٹی کا اچھی جگہ پر رشتہ ہو سکے, کسی پڑھی لکھی فیملی میں رشتہ ہو سکے. بس پھر بہت سی مشاورتیں ہوئیں, گول میز کانفرنسز لگیں, امی کی بھائی سے بھی بات ہوئی, سسٹر سے بھی بات ہوئی, اور ایٹ دی اینڈ یہ فیصلہ ہوا کہ ہم سسٹر کے ساتھ موو کر جائیں. میری سسٹر کو بھی میری وجہ سے قربانی دینی پڑ گئی. جس گھر میں پہلے تھی وہاں پر اتنا رینٹ نہیں تھا, یہاں پر رینٹ بھی زیادہ تھا. ظاہر سی بات ہے کہ آپ ایک محلے میں جب رہ رہے ہو تو تب وہاں کا رینٹ اور ہوگا, لیکن ایک محلے سے نکل کر کسی صاف ستھرا ایریا میں جاتے ہیں تو وہاں پر رینٹ اس ایریا کے حساب سے ہو جاتا ہے. یہاں کا رینٹ زیادہ تھا, لیکن میں نے اپنی سسٹر سے یہ کہہ دیا کہ بھئی میں چینل پر کام کرتی ہوں, جتنی میری ہمت ہوگی میں آپ کے ساتھ ضرور اپنا رینٹ شیئر کیا کروں گی, میں آپ پر پورا بوجھ نہیں بنوں گی. اسی دوران میری ایک جگہ پر رشتے کی بھی بات چل رہی تھی, یعنی کہ بھی ہم لوگ یہاں پر شفٹ نہیں ہوئے تھے. ایک بار وہ لوگ مجھے اس گھر میں دیکھ کر گئے تھے, لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا, اور انہوں نے رشتے والی سے یہ کہا تھا کہ ہمیں لڑکی بہت پسند ہے, لیکن ان لوگوں کا گھر بہت عجیب سی جگہ ہے, ہم لوگوں نے اپنے ریلیٹیوز کو اگر لے کر آنا ہوگا, ہمارے بہن بھائی وہاں پر آئیں گے, کیا امپریشن ان پر پڑے گا کہ ہم لوگ کہاں سے بہو
बहू उठा कर लेकर आ रहे हैं। तो खैर तब तक हम लोगों ने घर भी यहाँ पर शिफ्ट कर लिया। जब हम लोगों ने यहाँ पर घर शिफ्ट किया, फिर लास्ट नवंबर में वो लोग मुझे देखने के लिए आए। उनका 2-3 दफ़ा आना जाना हमारे घर हुआ, फिर मेरे घर वाले भी गए, सब लोग देख कर आए। उसके बाद मेरे भाई ने कुछ इन्वेस्टिगेशंस करवाई, तो पता चला कि फैमिली अच्छी है, जिससे बात की जा रही थी मेरी शादी की, वो भी बंदा अच्छा है। खैर जी, दोनों तरफ पसंदीदगी के बाद दिसंबर के लास्ट में मेरा रिश्ता पक्का कर दिया गया, लेकिन डेट जनवरी में फाइनल करने का कहा गया कि 15 जनवरी के बाद हम डेट फाइनल करेंगे। उन लोगों का इसरार था कि हम लोग पहले निकाह कर देते हैं और विदिन 3 to 4 मंथ जो है वो हम लोग रुखसती कर देंगे। लेकिन मंगनी होगी या निकाह होगा ये बात अभी फाइनल नहीं हुई थी। ये 15 जनवरी तक बात पेंडिंग इस वजह से हुई थी कि लड़के की जो बहन थी उसकी सास साहिबा उम्रे पर गई हुई थी, और ये लोग अपने घर के जो भी फैसले करते थे उन खातून से पूछ कर किया करते थे, क्योंकि उन्हें इन्होंने अपने घर में बड़ी अहमियत दी हुई थी और वो थोड़ी सी हाकिम मिजाज खातून भी थी। तो खैर जी, जनवरी का वेट होने लग पड़ा। इस दौरान इन लोगों ने मुझे कहा कि आप अपनी शॉपिंग कंप्लीट कर लें, क्योंकि हम लोगों ने जैसे वो आएंगी ना तो 4-6 दिन का गैप रख कर हम लोगों ने जो है ना वो निकाह कर देना है। अब ये लोग निकाह पर इसरार कर रहे थे बहुत ज़्यादा कि नेक्स्ट इन्होंने अपनी बेटी की भी साथ में शादी करनी थी। तो इनका मानना ये था कि चलें जी निकाह हो जाएगा बेटे का, तो जब हम लोगों ने बेटी की शादी करनी होगी ना तो बेटी की बारात वाले दिन हम बेटे का वलीमा कर देंगे। तो कुछ इसी तरह के मामलात इन लोगों ने मेरी मदर के साथ डिस्कस किए, भाई के साथ डिस्कस किए। मैंने यहाँ पर निकाह के लिए तैयारी स्टार्ट कर दी थी। मैंने ड्रेस भी बना लिया, जूता, जो सारा कुछ चीज़ें होती हैं ना वो निकाह के लिए ले ली। इनकी फैमिली के सबके कपड़े ले लिए थे, सिर्फ अभी लड़के के नहीं लिए थे। उसके लिए अभी एक वॉच ली थी। हम लोगों ने पहले रिंग का सोचा था, लेकिन फिर हम लोगों ने रिंग को कैंसिल कर दिया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ रहा था काम। तो यही था कि चलें अगर बाद में अल्लाह ताला ने हिम्मत दी तो हम इनको कर देंगे, लेकिन उस वक्त जितनी तैयारी हमारे बस में थी हम लोगों ने कर ली। और 15 जनवरी के बाद जब सास साहिबा यानी कि जो लड़के की बहन की सास साहिबा थी वो आई, वो देख कर गई, तो लेकिन उन्होंने उस दिन ना डेट नहीं रखी। इधर हम लोगों की तैयारी मुकम्मल हो चुकी हुई थी और उधर एकदम से खामोशी हो गई। फिर जब हम लोगों ने रिश्ते वाली से कहा कि आप इनसे पूछें कि वो खामोश क्यों हो गए, क्योंकि खटक तो अम्मी को भी गया था कि खामोश क्यों हो गए हैं। तो बाद में जी पहला जो बहाना उनकी तरफ से आया वो ये आया कि जी हमारे भाई जो है ना वो नाराज़ हो रहे हैं कि अगर आप लोग इसी तरह बेटों के रिश्ते जो हैं वो बाहर कर देंगे तो ख़ानदान की बेटियों से रिश्ते कौन करेगा। पहला बहाना ये है, जो मेरी वालदा ने कहा कि फिर आप लोगों को रिश्ता लेने से पहले ये बात सोचनी चाहिए थी ना, हमने यहाँ पर तैयारी कर ली है, अब आप कह रहे हैं कि जी हमारे ख़ानदान वाले नाराज़ हो रहे हैं। फिर उसके बाद आएँ बाएँ शाएँ स्टार्ट हो गई कि आप लोग कुछ वेट कर ले, हम लोगों की बेटी का भी जब रिश्ता होगा हम एक साथ कर लेंगे, मतलब इस तरह की बातें की जा रही थी। तो मेरी वालदा ने ना साफ इनकार कर दिया कि आप लोग मुस्तकिल मिजाज नहीं है, आप किसी को इस तरह से पहले कहेंगे जी तैयारी कर लें। जब हम लोगों ने तैयारी कर ली अब आप लोग जो है वो अपनी बात पर कायम नहीं है। खैर लॉन्ग टू शॉर्ट, हमें रिश्ते वाली से पता चला कि जो खातून सऊदीया से आई थी उम्रा करके, उन्होंने आकर ये कहा था कि भाई आप इस फैमिली में रिश्ता कर रहे हैं, आपका बेटा सारी ज़िंदगी इनके किराए भरता रहे, क्योंकि लड़की का बाप है नहीं है, बहन भी किराए पर रह रही है, भाई भी बहुत ज़्यादा गरीब फैमिली से बिलोंग करता है, उसके अपने 5 बच्चे हैं, वो तो अपनी बहन को भी सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, तो कल को आपका बेटा उसके बच्चों को सपोर्ट करेगा, उसकी फैमिली को सपोर्ट करेगा, तो भाई किसी सही सी फैमिली में रिश्ता करें। बस ये वो अल्फाज थे कि जिन्होंने एक बार मुझे फिर से तोड़ दिया। मतलब दोबारा निकाह की तैयारी हो गई, ड्रेस भी पड़ा हुआ है मेरा। हाँ, मैं ड्रेस के हवाले से कहती चलूँ कि लाहौर में अगर कोई मौजूद हो जिसकी मंगनी होने वाली हो या निकाह होने वाला हो, ऑफ वाइट कलर का ड्रेस है, मुझे ज़रूर बताइएगा। लाम से मैंने लिया था, बहुत खूबसूरत ड्रेस है, तो मैं वो उन्हें दे दूंगी, मेरी तरफ से गिफ्ट समझ के रख लीजिएगा, पैसे नहीं लूँगी, वैसे ही ले लीजिएगा। शॉल मैंने यूज़ कर ली थी, वो मैंने आप लोगों को वीडियो में दिखाया भी था, मैरून कलर की थी, चूँकि मुझे यही था कि भाई सर्दियाँ होंगी तो सर्दियों में मैं अपने शोल्डर्स पर रख लूँगी वरना सर्दी लगेगी। और जो उसके साथ मैंने चप्पल ली थी, खुसा लिया था, वो भी मैंने बाद में फिर यूज़ कर लिया था। तो बस जी ये है मेरे सेकंड निकाह वाली कहानी कि भाई मुझे लोग कहते हैं ना कि आप दूसरी शादी कर लें, तो दूसरी शादी के लिए भी मैंने हिम्मत की थी और उसके बाद मेरे साथ ये हो गया, और इस वाक़े ने मुझे बड़ी शदीद ज़हनी अजियत भी उस वक़्त दी थी। तो बस जी सेकंड टाइम पर भी मैंने कोशिश की, अपनी अम्मी की बात मैंने मान ली, क्योंकि वो परेशान अभी भी बहुत ज़्यादा रहती हैं, लेकिन अब वो मुझे कुछ कहती ही नहीं है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि मैंने उनके कहने पर दूसरी बार भी हामी भर ली थी, लेकिन उसके बाद फिर ये हो गया, तो अब वो मुझे कुछ नहीं कहती हैं। बस वो मुझे ये कहती हैं कि बेटा तुम्हारा अपना घर होना चाहिए जहाँ पर तुम कभी किसी की मोहताज ना हो। अल्लाह ने अगर तुम्हारा
तुम्हारे नसीब में लिखा होगा ना तो ज़रूर तुम्हारी ज़िंदगी में कोई आ जाएगा, लेकिन अब मैंने कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि जो अल्लाह ताला ने लिखा होता है ना वो खुद ब खुद ही आ जाता है, उसके पीछे दौड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ, अपने लिए मेहनत करनी है, बहुत ज़्यादा करनी है अब मेहनत मैंने। और मैं रिएक्शन से अपना नाम नहीं बनाना चाहती, मुझे रिएक्शन देने में कोई इतनी खास दिलचस्पी नहीं है, शुरू से ही नहीं थी, लेकिन चूंकि एक रोज़गार का ज़रिया लगा हुआ था तो बस लगी हुई थी, काम कर रही थी। लेकिन अब सेहत ज़्यादा इजाज़त नहीं देती है, मेरे हेल्थ इश्यूज़ पहले से भी चल रहे हैं जो मैंने आप लोगों के साथ वक्तन फ़वक्तन शेयर करती रहती हूँ। लेकिन अब अपनी लाइफ पर फोकस करना है, खुद पर तवज्जो देनी है, अपनी हेल्थ पर तवज्जो देनी है, क्योंकि अगर बिस्तर पर पड़ गई ना तो बहन भाई भी कितना साथ दे देंगे। हर एक की अपनी ज़िंदगी है। यहाँ पर इमोशनल होकर ये कहना कि बहन भाई किस दिन काम आएंगे, बहन भाई किस लिए होते हैं, तो खुद भी थोड़ा सा सोचना चाहिए कि बहन भाइयों के अपने भी बच्चे हैं, उनकी अपनी भी फैमिलीज़ हैं। जब तक अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी हुई है, मेहनत करूँगी, हिम्मत करूँगी, अपनी ज़िंदगी की कुछ ख्वाहिशात हैं जिन्हें पूरा करना है, लेकिन वो मेरी जायज़ ख्वाहिशात हैं, उनमें कोई भी ऐसी ही नहीं है कि जिसे मैं आसाइश कह सकूँ। आप लोगों के साथ अपनी पूरी लाइफ स्टोरी शेयर करने का मतलब भी यही है कि आप लोग मुझे सपोर्ट करें, ये सोच कर ही सपोर्ट कर लें कि रोज़े क़यामत अल्लाह ताला की बारगाह में मैं आप लोगों के लिए जाकर ज़रूर गवाही दूंगी कि आप वो लोग थे जिन्होंने मेरा दुनिया में साथ दिया, मेरी बीमारी के वक्त में मेरे साथ खड़े हुए। मैं कोई हेल्प नहीं मांग रही हूँ, मैं यहाँ पर बहुत क्लियर वर्ड्स में कह रही हूँ, मैं कोई हेल्प आप लोगों से नहीं मांग रही हूँ। आप मेरे चैनल पर मुझे व्यूज़ दें, यही मेरे लिए आपकी सबसे बड़ी हेल्प होगी। आप लोगों की दुआएं मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़ी हेल्प होंगी, आप अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। बस मुझे व्यूज़ चाहिए, मेरी वीडियो फुल वॉच कर लिया करें और मुझे इतना सपोर्ट कीजिए कि मेरा चैनल भी ग्रो कर सके, क्योंकि मैं अपनी अम्मी का भी करती हूँ, पहले मैं अपने अब्बू का बेटा थी, उनका जितनी भी हो सकी मैंने खिदमत करने की कोशिश की। बेशक कि मैं उनका हक अदा नहीं कर सकी, लेकिन फिर भी मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। और शायद अब मेरी अम्मी के लिए अल्लाह ताला ने मुझे रखा हुआ है, मेरी अम्मी के लिए अल्लाह ताला ने मुझे चुना है, तो मैं अपनी अम्मी को तकलीफ़ में नहीं देख सकती। इधर वो भी बीमार है, मैं भी बीमार हूँ, और मेरे भाई के भी हालात कुछ ऐसे ही चल रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपने भाई को भी सपोर्ट करूँ जब तक अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत दी हुई है। तो ये समझें कि आपने मेरे साथ साथ मेरी फैमिली को भी सपोर्ट करना है, और मेरी जो बीमारी का आगे प्रोसेस चलेगा इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन सब कुछ शेयर करती रहूँगी, ताकि जिनके जहन में ये बात है कि मैं सिंपैथी हासिल करने के लिए सब कुछ करती हूँ, तो इंशाल्लाह उनको भी जवाब मिलता रहेगा। और मैं एक ही बात कहना चाहूँगी, अपनी बीमारी को लेकर कोई झूठ नहीं बोलता है, क्योंकि किसी वक्त का बोला हुआ झूठ जो है ना वो सच हो जाता है। तो कोई अपने लिए ऐसे गड्ढे नहीं खोदता, अपनी जान को कोई भी तकलीफ़ में नहीं डालता है। मेरा अल्लाह ताला जानते हैं, मैं अल्लाह ताला को रोज़े क़यामत जाकर मैंने जवाब भी देना है, और अल्लाह ताला मुझे ईमान की मौत ना दे अगर मैंने कभी किसी के साथ कोई झूठ बोला हो। मैं हमेशा अपनी ज़ात को लेकर सच ही बोलती हूँ, क्योंकि मुझे इस बात से बहुत खौफ आता है कि मैं किसी का एतमाद तोड़ दूँ, क्योंकि अगर मैं एतमाद तोड़ूंगी ना तो फिर कभी ज़िंदगी में मेरे पे कोई एतमाद नहीं कर सकेगा। तो ज़िंदगी में एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, मैंने बहुत से हादसात देखे हैं। अपनी ज़िंदगी को मैंने जिस तरह जिया है, मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि मैं कभी किसी की मोहताज नहीं रही हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आने वाले वक्त में भी मैं किसी की मोहताज ना रहूँ, मैं खुद अपने कदमों पे खड़ी हो सकूँ। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरा साथ देंगे, मेरा हौसला बनेंगे और मुझे आगे लेकर जाएंगे। बाकी अल्लाह ताला की ज़ात है, अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो सब कुछ मुमकिन हो जाएगा। तो बस जी, मेरे ऊपर जो एक खौल था वो आज मैंने उतार फेंका है, कंप्लीट स्टोरी मैंने आप लोगों को सुना दी है। अब इसके बाद मैं रिलैक्स होकर व्लॉगिंग कर सकूँगी, क्वेश्चंस नहीं आएंगे। और अगर मुझे कोई ये कहे कि जी शादी कर लो, तो प्लीज़ उन मैंने ऐना कहना कि शादी कर लो, मैं नहीं करना चाहती हूँ। इसके बाद बस मैं अपनी अम्मी के साथ रहना चाहती हूँ, उनकी खिदमत करना चाहती हूँ और उनकी दुआएं लेना चाहती हूँ। शायद अल्लाह ताला ने मुझे इसीलिए रखा हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर एक की ज़िंदगी का मकसद शादी हो और बच्चे हो। हाँ, हर औरत का ये ख्वाहिश होती है कि उसकी औलाद हो, मेरी भी थी। जिस वक्त मेरी शादी हुई थी तो मेरे हस्बैंड को देखकर मुझे लगता था कि अगर मेरे यहाँ औलाद हो जाएगी ना तो मेरा शोहर सुधर जाएगा। लेकिन अब मुझे लगता है कि अल्लाह ने अच्छा किया कि मुझे उस वक्त औलाद नहीं दी, क्योंकि अब ख़ुद को देखती या उसको मैं देखती, लेकिन वो जो एक ममता होती है ना, एक दिल में होता है कि मेरी भी औलाद होती, वो तो जाहिर सी बात है हर औरत के अंदर होती है, मेरे अंदर भी होती है कि काश अगर एक बेटा होता या एक बेटी होती, चलें ज़िंदगी आसान हो जाती, मेरे पीछे भी रोने वाला कोई होता। तो लास्ट में मैं जितना मर्ज़ी कोशिश कर लूँ स्ट्रॉन्ग बनने की, हंसने की, लेकिन लास्ट में ना मतलब मैं अब नहीं बोल पाऊँगी। तो वीडियो का एंड करती मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।